नमस्कार और स्वागत है। आज हम शिवानी जी की एक बहुत ही जानी मानी कहानी चिरायु तारे हाँ पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इस कहानी पर आधारित एक लेख है, एक विश्लेषण है जो इसके किरदारों, उनके इमोशनल सफ़र और कहानी के जो मूल संदेश हैं उन पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। तो इरादा यही है कि इस विश्लेषण के जरिए कहानी की परतें खोलें, चंपा के सफ़र को समझें और ये देखें कि ये चिरायु तारे इसका असल मतलब क्या निकलता है। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रेम कहानी तो नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। आत्मसम्मान की, सपनों की और मुश्किलों से लड़कर अपनी पहचान बनाने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, कहानी की पृष्ठभूमि कुमाऊं की है, खूबसूरत लेकिन कठिन भी। और ये जो विश्लेषण हमारे पास है वो इस बात पर खास जोर देता है कि कैसे वो माहौल, वो परिवेश सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा। वो किरदारों के संघर्ष को, उनकी सोच को भी आकार देता है। और हम देखेंगे कि कैसे चंपा नाम की एक साधारण सी दिखने वाली लड़की का सफर असाधारण बन जाता है। और इसमें प्यार, सामाजिक दबाव और हाँ, उसकी अपनी इच्छाएं, उनकी क्या भूमिका रहती है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है कुमाऊं के एक छोटे से गांव से। ये जो लेख है ये उस माहौल को बड़ा अच्छे से बताता है। पहाड़ों की शांति, प्रकृति, लेकिन साथ ही गरीबी भी है, अवसर कम है। यहीं रहती है चंपा। लेख कहता है सादगी और मेहनत की मूरत, मतलब चेहरे पे शायद वो शहरी चमक ना हो पर आंखों में सपने हैं। हाँ। गरीब किसान परिवार से है लेकिन पढ़ने का जुनून है, टीचर बनना चाहती है, गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है। बिल्कुल। और ये सपना सिर्फ उसका अपना नहीं है, है ना? जैसे आपने कहा, वो समुदाय से भी जुड़ा है। इसी माहौल में उसकी जिंदगी में आता है कैलाश। हाँ। गांव का ही है पर शहर में नौकरी करता है, थोड़ा पढ़ा लिखा, और जैसा लेख भी इशारा करता है, उसकी सोच गांव की जो पारंपरिक सोच है उससे थोड़ी अलग है। छुट्टियों में गांव आता है तो चंपा की सादगी, उसकी लगन और जो वो सपनों की बातें करती है वो उसे अच्छी लगती है, उसे आकर्षित करती है। और फिर दोनों में एक तरह का रिश्ता पनपने लगता है। लेख भी यही कहता है कि ये सिर्फ लड़का लड़की वाला आकर्षण नहीं था, नहीं, इसमें सपनों का साझा होना भी था। कैलाश जो है वो चंपा के टीचर बनने के सपने को क्या कहते हैं, हवा देता है, उसे हौसला देता है। हाँ, प्रोत्साहित करता है। हाँ, प्रोत्साहित करता है। चंपा के लिए वो जैसे एक उम्मीद बन जाता है, शायद पहला इंसान जिसने उसके सपनों को सीरियसली लिया हो। सही। वो उसे अपने भविष्य का, क्या कहें, एक चमकता सितारा मानने लगती है। लेकिन यहीं पर कहानी जो है वो असलियत का आईना दिखाती है, सामाजिक यथार्थ। लेख इस बात पर जोर देता है कि उनका रिश्ता सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं रहता, ये दो अलग अलग सामाजिक आर्थिक स्तरों का टकराव बन जाता है। अच्छा, कैलाश का परिवार वो थोड़ा बेहतर स्थिति में है, वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ हैं। उन्हें लगता है चंपा उनके बेटे के लायक नहीं है, गरीब है, कम पढ़ी लिखी है। और ये सिर्फ कैलाश के परिवार की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में भी अकानाफूसी शुरू हो जाती है जी। लोग बातें बनाने लगते हैं। चंपा के चरित्र पर भी शायद उंगली उठती है। हाँ, वो बंद समाज का दबाव दिखता है ना, जहाँ व्यक्तिगत पसंद, प्यार, ये सब अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा की भेंट चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक कि चंपा के अपने माँ बाप, जी, वो चाहते तो हैं बेटी की खुशी, लेकिन समाज का डर इतना है, बदनामी का खौफ, कि वो भी उसे कहते हैं कि कैलाश से दूर रहो। ये स्थिति चंपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाती होगी। एक तरफ कैलाश का प्यार है, अपने सपने पूरे करने की उम्मीद है, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत, समाज का डर। हाँ, वो अकेली पड़ जाती है। बिल्कुल। लेखक इस संघर्ष को चंपा के चरित्र के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ मानता है। वो फंसी हुई महसूस करती है। इसी सब उथल पुथल के बीच कैलाश को शहर में कोई शायद अच्छी नौकरी मिल जाती है या तरक्की होती है। हाँ। वो चंपा से वादा करके जाता है कि वो वापस आएगा, सब ठीक कर देगा और उसे अपने साथ ले जाएगा, शादी करेगा। चंपा के लिए ये वादा ही जीने का सहारा बन जाता है। वो इंतजार करती है, उम्मीद लगाए रखती है। लेकिन वक्त बीतता है, कैलाश की कोई खबर नहीं आती। शायद शुरू में चिट्ठियां आई होंगी जैसा उस जमाने में होता था, पर धीरे धीरे वो भी बंद। हाँ। फिर गांव में धीरे धीरे अफवाहें फैलनी शुरू होती हैं और आखिरकार एक दिन वो कड़वी सच्चाई बनकर चंपा तक पहुंचती है कि कैलाश की शादी। हाँ, कि कैलाश की शादी शहर में किसी अमीर घर की पढ़ी लिखी लड़की से तय हो गई है। ओहो। विश्लेषण इस पल को चंपा की जिंदगी का सबसे अंधेरा पल बताता है। उसका विश्वास टूटता है, सपना बिखर जाता है। वो तारा जिसे वो अपनी जिंदगी का ध्रुव तारा समझ रही थी, वो जैसे टूटकर गिर जाता है। ये वाकई दिल तोड़ने वाला मोड़ है कहानी में। लेकिन और यही शायद कहानी की असली ताकत है, जैसा हमारा स्रोत लेख भी कहता है।
यहीं से चंपा की असली शक्ति सामने आती है। बिल्कुल। वो टूटती है, रोती है, बिखरती है, पर हार नहीं मानती। उसका टूटा हुआ दिल उसके सपनों को नहीं तोड़ पाता। ये उसके किरदार की सबसे बड़ी खूबी है शायद, दुख को अपनी ताकत बना लेना। सही कहा। वो फैसला करती है कि वो कैलाश के बिना भी अपने सपनों को जिएगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। और इसी संकल्प के साथ वो एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो गांव छोड़ देती है। गांव छोड़ देती है। हाँ, ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं है, ये उस सामाजिक दबाव से, उन दुखद यादों से दूर जाने की कोशिश भी है। वो पास के कस्बे में जाती है, अकेली। अकेली? उस जमाने में तो बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, लेख भी इसी तरफ इशारा करता है। वो छोटी मोटी नौकरियां करती है, शायद किसी घर में काम या सिलाई कढ़ाई, कुछ भी, और साथ साथ अपनी जो रुकी हुई पढ़ाई थी उसे फिर से शुरू करती है। अच्छा। ये उसकी हिम्मत को दिखाता है, उसकी आत्मनिर्भर बनने की जो जिद है उसको दिखाता है। हाँ, ये संघर्ष तो वाकई प्रेरणा देता है। और इसी संघर्ष के दौरान उसकी जिंदगी में एक और व्यक्ति आता है, मोहन। मोहन, हाँ। मोहन उसी कस्बे में एक साधारण सा स्कूल टीचर है। वो चंपा की मेहनत देखता है, उसके हालात समझता है, उसके जज्बे को देखता है और शायद मनी मन उसकी इज्जत करने लगता है। लेख के अनुसार मोहन का चरित्र कैलाश से बिल्कुल अलग है। वो चकाचौंध वाला नहीं है, स्थिर है, समझदार है। वो धीरे धीरे चंपा के प्रति एक स्नेह महसूस करने लगता है, शायद उसे सहारा देना चाहता है, उसका अकेलापन बांटना चाहता है। लेकिन चंपा, उसका दिल तो अभी कैलाश के धोखे से पूरी तरह उबरा नहीं है। नहीं। वो मोहन की भावनाओं को समझती तो है, पर उसे केवल एक अच्छे दोस्त के रूप में ही देख पाती है या स्वीकार कर पाती है। हाँ, विश्लेषण भी यही कहता है कि चंपा अब रिश्तों को लेके ज्यादा यथार्थवादी हो गई है। मतलब वो दोस्ती की कदर करती है, पर शायद फिर से किसी पर पूरी तरह निर्भर होने से या शादी जैसे बंधन में बंधने से झिझकती है। वो अपनी आजादी को, अपनी स्वतंत्रता को महत्व देने लगी है। ये बात कहानी को और भी वास्तविक बनाती है। जिंदगी हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलती ना। खैर, चंपा की मेहनत रंग लाती है। हाँ। सालों के संघर्ष के बाद वो आखिरकार अपना सपना पूरा कर ही लेती है। वो टीचर बन जाती है। वाह! ये उसकी अपनी जीत है, उसके अटूट संकल्प का फल। वो शायद उसी कस्बे के स्कूल में, या हो सकता है वापस अपने गांव लौटकर बच्चों को पढ़ाने लगती है। वो उन बच्चों में ज्ञान की वही रोशनी फैलाना चाहती है जिसके लिए वो खुद कभी तरसी थी। यहाँ कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचती है। चंपा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो उसने कभी कैलाश के साथ सोचा था, पर अब उसने इसे अकेले पाया है, अपनी दम पर। सही। और तभी कहानी में एक और नाटकीय मोड़ आता है। क्या? कैलाश गांव लौटता है। कैलाश वापस? हाँ, लेकिन वो पहले वाला कैलाश नहीं है, आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं। लेख बताता है कि उसकी शहर वाली शादी टूट चुकी है। वो जिंदगी में हारा वासा लगता है, एक तरह से पराजित। वो चंपा से मिलता है, शायद माफी मांगने या पुरानी बातों को फिर से जोड़ने की उम्मीद से। वो अपनी गलतियां मानता है। लेकिन यहाँ चंपा का जो जवाब है वो इस कहानी का मर्म है, उसका सार। क्या कहती है वो? वो कैलाश को देखती है, उसकी बातें सुनती है और फिर बड़ी शांति से कहती है, कैलाश, तुम मेरे लिए एक तारा थे, आकाश का सबसे चमकता तारा। लेकिन जब तुम चले गए तो मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने अपने आकाश में और भी तारे जोड़ लिए। वाह, क्या अद्भुत संवाद है ना? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये चंपा के पूरे सफर का निचोड़ है। लेख इस पंक्ति का विश्लेषण करते हुए कहता है कि ये चंपा की भावनात्मक परिपक्वता, उसकी मैच्योरिटी और उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बिल्कुल। उसने अपनी खुशी, अपनी पहचान किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं रखी। नहीं, उसने अपनी दुनिया खुद बनाई है, जिसमें कई और तारे हैं, उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी नौकरी, उसके छात्र और शायद मोहन जैसी सच्ची दोस्ती भी। हाँ, वो तारे जो हमेशा उसके साथ रहेंगे, जो धोखा नहीं देंगे। यहीं पर कहानी का जो शीर्षक है, चिरायु तारे, वो सार्थक हो उठता है। बिल्कुल, चिरायु यानी अमर, कभी न मरने वाले। ये तारे चंपा के वो सपने हैं, वो उम्मीदें हैं जिन्हें ना कैलाश का धोखा मिटा सका, न समाज का दबाव, न गरीबी की मुश्किलें। ये वो अंदर की लौ है जो हर तूफान के बावजूद जलती रही। लेख इस प्रतीक को कहानी का केंद्रीय तत्व मानता है। और अंत में चंपा मोहन को चुनती है, लेकिन शायद पारंपरिक अर्थों में शादी के लिए नहीं। अच्छा। जैसा लेख इशारा करता है, वो उसे एक सच्चे साथी के रूप में देखती है, एक हमसफर, एक दोस्त, एक ऐसा इंसान जिसने उसे तब सराहा जब वो संघर्ष कर रही थी, जिसने उसके सपनों को समझा बिना किसी शर्त के। ये चुनाव भी उसकी बदली हुई सोच को दिखाता है, रिश्तों में बराबरी और सम्मान की तलाश। बिल्कुल। स्कूल के बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी है,
तारों को देख रही है हम्म। और वो बच्चों से कहती है, देखो ये तारे चिरायु हैं, ये कभी नहीं मरते, हमेशा चमकते रहते हैं, जैसे मेरे सपने। हाँ, ये वाक्य जैसे पूरी कहानी को एक सूत्र में पिरो देता है। चंपा खुद उन चिरायु तारों की तरह बन गई है, अपनी रोशनी खुद बिखेरने वाली, अटूट और अमर। शिवानी जी के लिखने की शैली की यही तो खासियत है और श्रोतलेख भी इसकी तारीफ करता है। हाँ बिल्कुल, वो कुमाऊं की मिट्टी की महक, वहाँ के लोगों की सादगी, उनके संघर्ष और खासकर महिलाओं के मन की गहराइयों को बड़ी सहजता और संवेदनशीलता से उकेरती हैं। सही। चंपा का चरित्र सिर्फ एक कहानी का पात्र नहीं रह जाता, वो उन अनगिनत लड़कियों का प्रतीक बन जाता है जो मुश्किल हालात में भी अपने सपनों को जिंदा रखती हैं। ये कहानी सिर्फ प्रेम और धोखे की कहानी से कहीं आगे है। हाँ, बहुत आगे। ये स्त्री की आत्मशक्ति, उसके आत्मसम्मान और उसकी उड़ान की गाथा बन जाती है। तो अगर हम इस कहानी और हमारे पास जो ये विश्लेषण है इससे मुख्य बातें निकालें तो सबसे पहले क्या उभर कर आता है? मेरे लिए तो ये चंपा का वो असाधारण संकल्प है, उसका गिरना, बिखरना और फिर 2 गुनी ताकत से उठकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही ये कहानी सामाजिक बंधनों, चाहे वो जाति के हों, वर्ग के हों या लिंग आधारित हों, उनके खिलाफ एक व्यक्ति के मौन लेकिन मजबूत प्रतिरोध को भी दर्शाती है। चंपा का गांव छोड़ना, अकेले संघर्ष करना, ये सब उस व्यवस्था को एक तरह की चुनौती देना था जो उसे कमजोर समझती थी, आश्रित समझती थी। लेख इस प्रतिरोध को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम संदेश जो शीर्षक में ही है, अपने सपनों को चिरायु रखना, उन्हें कभी मरने ना देना। हाँ, परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल हों, बाहरी दुनिया चाहे कितना भी नीचे खींचे, अपने अंदर की उस चिंगारी को, उन सपनों को जिंदा रखना, यही असल जीत है। कैलाश का धोखा उसे खत्म कर सकता था, पर चंपा ने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। और ये हमें एक व्यापक सच की ओर ले जाता है। विश्लेषण भी इसी ओर इशारा करता है कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, जैसे नौकरी पाना या शादी हो जाना, अच्छा। बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति, अपने आत्मसम्मान और अपनी गरिमा को बनाए रखने में है। चंपा ने कैलाश को माफ किया या नहीं, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि वो उस अनुभव के बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ गई। उसने अपनी किस्मत खुद लिखी। ये कहानी उस समय की है जब महिलाओं के लिए अपने सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाना शायद आज से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। हाँ, यकीनन। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, जो हमारे स्रोत लेख के निष्कर्ष से भी जुड़ता है, कि आज के इस दौर में जहां अवसर ज्यादा लगते हैं, जहां तकनीक ने दूरियां कम की हैं, क्या व्यक्तिगत सपनों और सामाजिक या पारिवारिक अपेक्षाओं के बीच का वो तनाव, वो कश्मकश सचमुच कम हुई है, या उसने बस अपना रूप बदल लिया है? क्या आज भी हमारे आसपास चंपा जैसी लड़कियों को अपने चिरायु तारों को बचाने के लिए, उन्हें रोशन रखने के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।